हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अक्टूबर में पेपर है 22 और 21 और 22 का, या 22 और 23 ऐसा कुछ है। तो ये लगा के चलिए, एक महीना है। एक महीने में से भाई हो सकता है कहीं बाहर जाना पड़ जाए या फिर ना पढ़ पाएँ, किसी दिन गेस्ट वगैरह आ जाए। तो आप लगा के चलिए आपके पास 22-23 दिन हैं और इन्हीं दिनों में आपको सब कंपाइल करना है, सब ऐड ऑन कर लेना है जो जो आपका बचा हुआ है। आज हम करेंगे 16th नंबर चैप्टर रेस्पिरेशन सिस्टम। मैं आपके पेपर से पहले पहले करा दूंगी और आज आपको 3 वीडियो मिलेंगी, इंडिया जीके की, हरियाणा जीके की और ये साइंस की सीरीज़। प्लस मैं आपको बता दूं, देखो पीडीएफ बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं है सीरियसली। और उस मेरे साथ कोई मेरा ये भी नहीं है कि भाई मेरे साथ कोई काम करने वाला, मैं अकेली करती हूँ ये सब। तो क्या है कि पीडीएफ नहीं मिल सकती। आप मैं ज़रूर से भी ज़रूर आप 1 घंटा बस साइंस के लिए पूरे दिन में 9th-10th की साइंस उठा लो। वहाँ से आपको सारे फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक सर्किट वाला, लाइट वाला, लेंस वाला, ये सब आप कर लीजिए, ठीक है। अब ये है बायोलॉजी की, मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें जियोलॉजी और बॉटनी भी रहेगा, तो वो आपके लिए कंप्लीट रहेगा। एक बार ये सीरीज़ हो जाए तो फिर मैं वो स्टार्ट कर दूंगी और बहुत जल्दी होने वाली है। किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? आपको पता है कि मछली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2। तो यहाँ पर एक सेकंड, जो हमारे मेंढक होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर होते हैं और जो ह्यूमन बींग होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे देखो, मछली को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। पानी में ऑक्सीजन होती है, तो मछली पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़ों और गिल्स का यूज़ करती है। आगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो पेड़ पौधे हैं कौन सी गैस छोड़ते हैं? देखो आप याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ दिन के टाइम पर ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि भाई पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। दूसरी चीज़, आपका जो बरगद है और पीपल, नीम का पेड़ है, ये मेडिसिन पेड़ बोले जाते हैं, मेडिसिन प्लांट, तो ये हमेशा ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पादप अपना भोजन तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से ही वो भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। उभयचरों में श्वसन की विधि क्या होती है? जो हमारे उभयचर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है श्वसन की विधि? या तो वो मुख से लेंगे या अपनी त्वक से लेंगे या फिर अपनी फुफ्फुस, इन तीनों से ही ले सकते हैं। जो उभयचर होते हैं, एम्फीबियन जिसे बोला जाता है, हम मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जो फ्रॉग है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, वो तीनों ही चीज़ों से सांस ले सकता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से इसका कार्य है। प्रकाश संश्लेषण किसका कार्य है? पत्ता, फल, मूल या तना। प्रकाश जो संश्लेषण होता है वो पत्ते का कार्य है। जो हमारी लीव्स होती हैं इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नाम की एक पदार्थ होता है और पत्तों में ये पाया जाता है, जिसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। और सामान्य जो हमारा नॉर्मल जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है वो होता है 18 से 22 मिनट। श्वसन दर का अर्थ है एक जीव द्वारा 1 मिनट में ली गई श्वास। सामान्यतः यह श्वसन जो है 12 से 20 प्रति मिनट होती है, लेकिन दिए गए विकल्पों में 18 से 20, तो इसके बीच में वेरी करता है। 12 से 20 के बीच में जितना भी ऑप्शन आता है, देखो जैसे यहाँ पर 12 से 20 के बीच में 18 आता है और 22 इससे नियर अप्रॉक्स 20 है, तो 18 से 22 प्रति मिनट ये सही ऑप्शन है। बाकी आपका जो NCERT में है वो आपका 12 से 20 है। उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान क्या होता है? जो हमारे उच्च स्तरीय पौधे होते हैं वो श्वसन कैसे लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सी या वायवीय श्वसन, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, इस श्वसन में जीव वायु एक होता है नॉन एरोबिक और एक होता है आपका एरोबिक। एरोबिक में आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जो नॉन एरोबिक होता है उसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती सांस लेने में। इस श्वसन में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज और अन्य जो जितने भी पदार्थ हैं उनका जैव रासायनिक विघटन करके CO2 जल व ऊर्जा मुक्त करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, HO2 भी निकलता है और आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो भी निकलती है। उच्च स्तरीय पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, याद रखिएगा।
देखो ये आ गया एक एरोबिक एक अनएरोबिक। हमने एरोबिक पढ़ा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अनएरोबिक श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। अनएरोबिक श्वसन या अवायवीय श्वसन जिसे कहते हैं अनएरोबिक, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल या फिर इथिल अल्कोहल में चेंज करता है। ऊपर ऑक्सीजन किस में चेंज हो रही थी आपकी? ग्लूकोज और अन्य पदार्थों के जैव रसायन विघटन में। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी ये अनुपस्थित होगी और ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल में आंशिक विघटन द्वारा अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। श्वसन के दौरान हम वातावरण से क्या लेते हैं? हमें पता है कि हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। तो और एक चीज़ मैं बता दूं, हाइड्रोजन को बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। आने वाले टाइम में हम पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को यूज़ करने वाले हैं एक बड़े लेवल पर। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को नासिका से ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। शीत कक्ष में रखने के कारण फल ज़्यादा समय तक ताज़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्वसन की दर में कमी होती है। तापमान में कमी होने से श्वसन दर में कमी हो जाती है, जिससे कि फल जो है ख़राब नहीं होते। ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है आपका परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा ल्यूकेमिया आपका ब्लड पे सीधा सीधा अफेक्ट करता है? इस रोग को ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसमें सामान्यतः जो WBC होती हैं वो मल्टीपल टाइप में बढ़ना स्टार्ट कर जाती हैं। इसका सटीक कारण अभी तक नहीं पता, फिर भी आनुवांशिक जेनेटिक कारणों के संयोग से इस रोग का कारण कहा जाता है। ल्यूकेमिया जेनेटिक है, कैंसर जेनेटिक नहीं है। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो रक्त होता है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सिस्टोलिक दाब। ठीक है, याद रखना, जब आपका हार्ट का दिल का संकुचन होता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है, और जब आपका संकुचन एक कन्वर्ज हो जाना और असंकुचन डाइवर्ज हो जाना तो वो डिसिस्टोल कहलाता है। ये आएगा। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में ज़्यादा होता है और दाब का उच्चतम जो बिंदु होता है वो होता है परकुंचन दाब। यहाँ पे देखिए ये लिखा है, निम्नतम दाब अनुशीतलन डायस्टोलिक कहलाता है। डिस्टोलिक बोल दीजिए। सामान्य जो सिस्टोलिक दाब होता है, जो हमारा BP होता है वो 120 mm 80 mm ये रहता है। उल्टा सीधा लिख सकते हैं, 80 पहले लिख सकते हैं। रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमीटर का यूज़ होता है। तो जब हमारा हार्ट जो है संकुचन करता है, स से संकुचन, स से सिस्टोलिक, और जब अनुशीतलन करता है, असंकुचन करता है, उसे डिस्टोलिक कहा जाता है। दोनों को याद रखिए। हमारा जो ब्लड है वो रक्त संयोजी ऊतक है। ये ब्लड जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। धमनी जो होती हैं वो ही जो क्या करती हैं, दबाव का काम करती हैं, और धमनी ही क्या करती हैं, हमारा प्योरीफाई ब्लड ले जाती हैं। एक पुलमोनरी जो धमनी होती है वो एक्सेप्शन है। ऐसे ही हमारी जो शिरा होती हैं वो अशुद्ध जो होता है ब्लड ले जाती हैं हृदय से और हमारे पूरे शरीर तक। ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, कौन सा ऊतक होता है? तो जाइलम, मैंने आपको कल भी बताया था, ज से जल, ज से जाइलम। और ये परमानेंट टिश्यू होते हैं हमारे। कल पढ़ा था हमने, कुछ टेम्पोरेरी टिश्यू होते हैं, कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं। टेम्पोरेरी जो होते हैं वो टूटते रहते हैं, परमानेंट टिश्यू कभी भी ब्रोकन आउट नहीं होगा। और जाइलम जल का काम करेगा, फाइलम आपका फ्लोम कह लीजिए, वो फल का काम करेगा। जाइलक के दो अवयव यानी कि वाहिनिकाएं ट्रैकियार्ड कहते हैं, और जो वेसल द्वारा जड़ों से पत्ती और पादपों के अन्य भागों से जल और खनिज लवणों का परिवहन करते हैं। ये जड़ से लेकर शूट तक जाएगा, मतलब ऊपरी सिरे तक। जल हमेशा नीचे रूट से शूट पर जाता है, और जो भोजन होता है वो शूट टू रूट तक आता है। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं। देखिए रक्त से जो अंग से हृदय को, ठीक है, देखो जो शिरा होती हैं वो हमारे अलग अलग अंगों से क्या करती हैं, रक्त लेकर हृदय को देती हैं। रक्त वाहिकाएं और जो धमनियां होती हैं वो हृदय से लेकर हमारे बॉडी पार्ट्स को देते हैं। भाई अगर गलती हो गई तो माफ़ करना उसके लिए। देखिए जो हमारी शिराएं होती हैं ये अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती हैं, मतलब अलग अलग पार्ट से हार्ट तक लेके जाती हैं। और जो धमनी होती हैं हमारी वो हृदय से लेकर अलग अलग पार्ट तक जाएंगी। तो हार्ट को खून देने का काम करेंगी शिरा, और अंगों को खून देने का काम करेंगी धमनियाँ। रक्त वाहिकाएं दो तरह की होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। धमनी ये हृदय से, धमनी देख लो, आर्टरी जो होती है ये हार्ट से
खून को लेकर शरीर के अलग अलग बॉडी पार्ट में जाती हैं। इनकी दीवारें जो होती हैं वो मोटी होती हैं और इनमें शुद्ध रक्त होता है। मैंने भी बताया कि जो धमनी होती है उसमें आपका प्योर ब्लड होता है, जो शिरा होती है उसमें आपका इम्प्योर ब्लड होता है और लाल रंग की होती हैं। प्राय इनमें शुद्ध रक्त होता है और लाल रंग की होती है। शिराएँ जो होती हैं वो अलग अलग पार्ट से जो खून लेकर वो हमारे हार्ट तक लेके जाती हैं। देखो, जो हमारी धमनी होती हैं ये अंगों से, ये एक सेकेंड, ऊपर क्या लिखा है, ये हार्ट से खून को लेंगी। जो हमारी धमनी होंगी वो हार्ट टू पार्ट काम करेंगी, ये याद रखिए, हार्ट टू पार्ट। और इनमें प्योर ब्लड होता है, ध्यान रखिए। जब प्योरीफाई कर दिया जाता है ब्लड को तो ये हार्ट से ब्लड लेती हैं, अलग अलग अंगों तक पहुंचाती हैं। शिरा जो होती है अलग अलग अंगों से लेंगे और हार्ट तक लेके जाएंगे। इनकी भित्ति होती है पतली और धमनी की भित्ति होती है मोटी, वॉल। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, अनप्योरीफाइड होता है या इम्प्योर होता है, और ये लाल और नीले बैंगनी कलर की होती है। और जो हमारी धमनी होंगी वो कैसी होंगी, लाल रंग की होंगे। और ऑक्टोपस का जो नीला रंग होता है खून का वो भी मतलब सॉरी ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, वो नीला होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक ऑब्वियसली आयरन है और यह तत्व हीमोग्लोबिन के लाल रंग के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो एरोटा होती है। एरोटा या महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका है, यह धमनी है। वेन कावा शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए। आर्टोआ या अयोर्टा जो है वो महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका है, रक्त ले जाने का काम करती है। और जो धमनी है वो है हमारी सबसे बड़ी वेन कावा। डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? डायलिसिस क्या होता है, इसमें हीमोलिसिस की प्रक्रिया शामिल है। हीमोलिसिस का अर्थ होता है आरबीसी का टूटना। डायलिसिस के दौरान कई बार हमारी आरबीसी टूट जाती है और जिससे क्या होता है, हीमोलिसिस प्रक्रिया घटित होती है। तो ये याद रखिएगा। किस्म को लाल रुधिर कोशिकाओं प्लीहा बोला जाता है। अगर हम आरबीसी के कब्रिस्तान की बात करें, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड द स्प्लिन। तो प्लीहा शरीर की सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड है, वाहिनीहीन ग्रंथि है। इसे लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान बोला जाता है। रक्त कणिकाओं के विघटन के कारण यहाँ पर क्या होता है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। एंजियोप्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया है अवरुद्ध हृदय धमनियों को। एंजियोप्लास्टिक क्या होता है, हृदय की जो अवरुद्ध धमनियाँ हैं, मतलब जिनमें ब्लड सही से नहीं जा रहा, उनको साफ करने के लिए एक विधि होती है जिसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। यह विधि सबसे पहले 1964 में लाई गई थी। सार्वत्रिक याद रखिएगा, जो हमारा डोनर होता है वो होता है हमारा ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ए बी जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। ध्यान रखिएगा ज़रूर 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 जी, ठीक है। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन होते हैं और ये किसी को ब्लड दे नहीं सकते, ये सिर्फ ले सकते हैं। ओ सबको दे सकता है। रक्त समूह ओ को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, रक्त समूह ए बी को यूनिवर्सल रिसिपेंट बोला जाता है। यह गुण रक्त में उपस्थित एंटीजन के कारण होता है, ठीक है जी। ये एंटीजन आपका होना चाहिए, तो ओ में एंटीजन होता है, ए बी में नहीं होता है। एंटीबॉडी होती है, एंटीजन नहीं होता। तो रक्त समूह के जो खोज करता है वो कोल लैंडस्टेनर हैं, जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले रक्त समूह ब्लड ग्रुप को बताया था हमें, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ये ए बी वाला, ये मैंने ठीक बताया है। एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन आपके होते हैं ए बी में, और ये यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, मतलब आप में कहते हैं ना ब्लड टेस्ट कराया, बहुत ही कम खून है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा इस्केमिया। इस्केमिया होती है रक्त की अपर्याप्त सप्लाई, मतलब सभी पार्ट तक क्या होता है कि पूरी तरह से ब्लड नहीं जा रहा है। हेमोरेज होता है रक्त वाहिका का टूटकर रक्त बाहर गिरना। आपकी जो रक्त की वेसल हैं, वाहिकाएं हैं, वो टूटकर बाहर गिरना लग जाएंगी रक्त। हाइप्रेमिया होता है शरीर के एक भाग में रक्त के प्रवाह में वृद्धि, मतलब शरीर के एक पार्ट में तो ब्लड अच्छे से जा रहा है लेकिन एक में नहीं जा रहा है। हीमोस्टैटिस होता है हेमरोज का उल्टा, रक्त वाहिका टूटने पर रक्त का भीतर बना रहना, मतलब रक्त की वाहिका टूट गई और रक्त अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहा है। और हेमरोज होता है टूटकर बाहर गिरना। इस्कीमिया होता है जब आपकी अच्छे से सप्लाई नहीं होती है। एनीमिया होता है आपका जो आयरन की कमी या लोहे की या रक्त की जो कमी होती है। विटामिन ए होता है, आई थिंक विटामिन ए से नहीं,
होता, सॉरी एनीमिया आपका खून की बीमारी से रिलेटेड है। तो एनीमिया जो प्रेग्नेंट जो लेडी वगैरह होती हैं उनके लिए फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन की टैबलेट इसीलिए दी जाती हैं क्योंकि खून जो है वो बेबी में हमारा जो वॉर्म होता है उसके अंदर जो बेबी होता है उसमें कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं, और ताकि एक प्रेग्नेंट लेडी में खून की कमी ना रहे इसीलिए उसको ये टैबलेट्स दी जाती हैं। मानव शरीर में रक्त संचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने, और आपका जो ब्लड ग्रुप की थी वो लॉर्ड कॉलस्टेनर ने। तो विलियम हार्वे ने अपनी जो पहली पुस्तक है डी मोटोकॉर्टिस में रक्त के संचलन का खाका किया है, रक्त संचरण की खोज की। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सार्वत्रिक रक्तदाता होता है तो ओ होता है। सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं, इनमें से क्या नहीं है, तो एरिथ्रोसाइट नहीं है। ल्यूकोसाइट मतलब WBC, हीमोग्लोबिन विहीन रक्त कणिकाएं जिनकी संख्या अक्सर RBC से कम होती हैं। सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर दो उसमें विभाजित हैं, एक है अकणिमाय श्वेत रुधिर अणु, इसमें सूक्ष्म कण नहीं होता है। इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों से होता है, लिम्फ ग्लैंड से। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट, एक होते हैं मोनोसाइट। लिम्फोसाइट होती है आपके सबसे छोटी WBC जो कि एंटीबॉडी निर्माण में भाग लेती है। मोनोसाइट होता है सबसे बड़ा WBC जो कि जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। एक याद रखिएगा, पुरुष की जो सबसे बड़ी एक था कि WBC सबसे बड़ा अंग होता है पुरुष में, और स्त्री में आपका वोम होता है, ये भी याद रखिएगा। कणिकाएं श्वेत रुधिरिकाणु, इनमें सूक्ष्म कण होते हैं। देखो अकणिकाएं में सूक्ष्म कण नहीं होते, दो टाइप के होते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी में भाग लेती है फॉर्मेशन में, मोनोसाइट आपका जीवाणुओं को नष्ट करने में। कणिका में श्वेत रुधिरिकाणु जिसे ग्रैनुलोसाइट्स बोला जाता है, इनमें सूक्ष्म कण होते हैं। इनका जो निर्माण होगा वो बोन मैरो में होगा। तीन तरीके के से होते हैं, इओसिनोफिल या एसिडोफिल्स या ऑक्सीफिल्स कह लीजिए। ये केंद्रक द्विपालित होता है, एलर्जी और प्रतिरक्षण में सहायक होता है। बेसोफिल्स जो होता है ये केंद्रक त्रिपालित होता है, ये हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का काम करते हैं। फिर आपका न्यूट्रोफिल्स है, ये बहुपालित होता है, इसे मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है। एंथ्रोसाइट ये RBC को नाम दिया है। तो यहाँ पर सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं, देखो लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट आपका RBC का है, तो ये याद रखिएगा। यदि व्यक्ति को गलत ब्लड दे दिया जाए तो क्या रिजल्ट होगा, तो हमारी जो सभी जितनी भी धमनियाँ हैं वो सारी संकुचित हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। गलत प्रकार का रक्त देने से रक्त अभिशेषल RBC का एक दूसरे से चिपक जाएंगी, जिससे व्यक्ति की धमनियां संकुचित हो जाती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो गलत ब्लड ग्रुप नहीं दिया जाता। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ है भाई? ये है आपका एंटीवेनोम सीरम। ये मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए। अरक्तता ये आपका कारण है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का सांद्रण कम होता है, इसमें RBC या हीमोग्लोबिन के कारण रक्तता या एनीमिया हो जाता है। अरक्तता से ग्रसित व्यक्ति के लिए केला और शहद मतलब बताया गया है, अगर किसी में खून की कमी हो जाती है तो केला खाओ, और शहद भी जो काफ़ी मीठा होता है। न्यूक्लियस सहित RBC पाई जाती है। न्यूक्लियस सहित मतलब न्यूक्लियस होता है RBC में, ये शुतुरमुर्ग में भी, मेंढक में भी, ऊँट में भी, इन सब में। मैमल्स जो होते हैं उनमें RBC का क्या होता है, नहीं होता RBC में न्यूक्लियस। केवल ऊँट ही एक ऐसा मैमल है जिनकी RBC में केंद्रक होता है, परंतु पक्षी और उभयचरों की RBC में भी क्या होता है, केंद्रक होता है। तो शुतुरमुर्ग में भी, मेंढक में भी, ऊँट में भी, मैमल्स ह्यूमन बींग में नहीं होता। एकल परिसंचरण हृदय पाया जाता है। एक ही परिसंचरण का हृदय वो मछली में होता है, इसमें 2 चैम्बर होते हैं, वैसे एकल होगा, ठीक है, चैम्बर 2 हैं। यहीं से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और सीधा शरीर में जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक ही रुधिर हृदय में जाता है, इसे एकल परिसंचरण कहते हैं। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक औसत व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। क्योंकि रक्त क्षारीय तरल है, 7.4 होता है, जो जल से भारी होता है। शरीर की धमनियों में, शिराओं में इसका प्रवाह चलता रहता है। वयस्कों में साधारणतः 5 से 6 लीटर, परंतु स्त्रियों में रक्त की मात्रा 20 से 25% कम हो जाती है। कौन सी रक्तवाहिनी फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाती है? ये होती है हमारी पुल्मोनरी शिरा।
फेफड़ों से लेगी अनप्योरीफाइड या इम्प्योर ब्लड और हृदय को देगी। हृदय प्योर करेगा, धमनियों को देगा। रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य शिरा करती हैं। बाएं एलिन में फुफ्फुस सिरा फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं एलिन में भेजती हैं। एक याद रखिएगा, जो पुलमोनरी जो आपकी शिरा होती है, वेन होती है, तो ये क्या करती हैं, फेफड़े से प्योर ब्लड लेकर तब ये आलिंद में भेजती हैं। ये आपका एक्सेप्शन है। निम्न में किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है? यूरिया का परिवहन होता है प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा में आपको 85 to 90% क्या मिलेगा? आपको पानी मिलेगा। रक्त का 55% भाग होती है ये, जो हल्के पीले रंग का होता है। ये रक्त में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं, हार्मोन, अमीनो एसिड, यूरिया, इसका पूरे शरीर में परिवहन करती हैं, भेजती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। इन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। जीवन काल होता है 120। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन से एक पदार्थ की आवश्यकता होती है? लोहा तत्व की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन है 96% और एक रंजक हीम है 4%। हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है, जिससे ऑक्सीजन के संयोजन और वियोजन में मदद मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, लोहा तत्व होता है। रक्त में क्या मौजूद होती है? रक्त में आरबीसी होती हैं। एक मेंढक के दिल में 3 चैम्बर होते हैं मेंढक के, जो 2 ऑट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। ऑट्रियम शिराओं से डीऑक्सीडाइज्ड लेता है ब्लड और शरीर के अन्य भागों में भेजता है, और बाया ऑट्रियम जो होता है फेफड़ों और त्वचा से ऑक्सीडाइज्ड मतलब प्योरीफाइड ब्लड प्राप्त करता है। तिलचट्टे के खून का रंग होता है सफ़ेद। कॉकरेच या तिलचट्टा, इनके जो रक्त का रंग होता है सफ़ेद। ऐसा रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती। तिलचट्टे या कॉकरेच के पास रक्त वाहिकाएं भी नहीं होती, उसका रक्त ऑक्सीजन का परिवहन भी नहीं करता। ध्यान रखिएगा। किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ओ को बोला जाता है? रिसेप्टर ए बी होता है। इंसुलिन सामान्य ब्लड ग्रुप आपका 100 मिली रक्त को बनाए रखने में सहायक है। कितना होना चाहिए इंसुलिन सामान्य आपका ब्लड शुगर रेट? तो 80 to 120 मिलीग्राम। निम्न में से कौन सी धातु को हीमोग्लोबिन का सर्वाधिक जरूरी संगठन? ऑब्वियसली लोहा होता है भाई प्रेजेंट, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल का जो एक नॉर्मल स्टेज होती है वो 180 से 20 mg होती है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg होता है। अगर इसका स्तर 200 mg प्रतिशत होता है तो धमनियों की जो प्यूनिका मीडिया है उसमें कोलेस्ट्रॉल एकत्र होने से धमनियाँ अवरुद्ध हो जाएंगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। इस दशा को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से धमनियां अवरुद्ध होंगी और इसकी वजह से बीपी बहुत बढ़ जाता है। कौन सी बड़ी रक्तवाहिनी रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है? ये होती है धमनी। ये हृदय रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का काम करती हैं, अलग अलग भागों में देने का काम करती हैं। बायोसेंसर का इस्तेमाल क्या नापने के लिए होता है? बायोसेंसर हमें जो ब्लड शुगर रेट है उसको मापने का काम करता है। इससे आपको रक्त में आपके ब्लड में शुगर कितनी है और नदी के जल में पॉल्यूटेंट्स कितने हैं वो दोनों का पता चलता है। तो बायोसेंसर कहते हैं इसे। उच्च रक्तचाप होता है रक्तचाप में बढ़ाव, बीपी में बढ़ाव। और रक्तचाप या रुधिर दाब को सबसे पहले एस हेल्स ने 1733 में एक घोड़े के शरीर में मापा। रक्तचाप का सामान्य से अधिक बढ़ जाना 150 से 90 हो जाना, मतलब 120 ऊपर वाला 80 नीचे वाला, तो इससे बढ़ जाना होता है उच्च रक्तचाप। लगातार उच्च रक्तचाप रहने से हाइपरटेंशन नाम का एक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त की धमनियां फट जाती हैं और रक्त का आंतरिक स्राव होने लगता है। इससे मस्तिष्क को उचित मात्रा में पोषण नहीं मिलता, दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसे ही कहते हैं हार्ट स्ट्रोक, जिसे हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक अलग होता है, हाइपरटेंशन के कारण जो हार्ट स्ट्रोक होता है वो हृदयाघात होता है। प्रोटीन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, फ्रोबिनियोजन, याद रखिएगा ज़रूर। ये एक प्रोटीन है फाइबरनियोजन। रक्त का थक्का जमने में कई चरण होते हैं। रुधिर का वायु में संपर्क आने से इसमें उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाता है। एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ मुक्त होकर रुधिर के प्रोटीन से क्रिया करके प्रोथ्रोम्बोलास्टिन बना देता है। प्रोथ्रोम्बोलास्टिन रक्त के कैल्शियम आयन से क्रिया करके आपका क्या बनाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और ट्रिप्टेज नामक एंजाइम से क्रिया करके
थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में बदल जाता है। थ्रोम्बिन रक्त के प्रोटीन में फाइब्रोनोजिन से क्रिया करके फाइब्रिन में परिवर्तित होता है और लास्ट में आता है आपका फाइब्रिन, जो कि रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पूरी डिटेल है आपकी, तो ध्यान रखिएगा। हृदय ऊतक किन सत्रों से बना है? हृदय का जो ऊतक है, हमारा जो हार्ट के जो टिश्यू हैं वो बने हैं एक्टोकॉर्डियम से। हृदय में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पेशीय ऊतक, मार्क्योडियम, संयोजी ऊतक और आंतरिक एस्कोर्डियम और बाह्य पस्कोर्डियम होते हैं। कोशिकाएं जो रक्त के जमने की प्रक्रिया में मदद करती हैं, अभी हम पढ़ के ही आए हैं। ये कोशिका होती है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, कई प्रकार के पदार्थ निकालती है जिसमें से अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। लसिका प्राणी के कार्य में क्या शामिल है? लसिका प्रणाली में क्या शामिल है? लसिका में आपका प्रतिरक्षा होता है। लसिका में मौजूद जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो रोगाणुओं को नष्ट करने से मनुष्य की सुरक्षा करते हैं। सर्वाधिक दाता ओ है, कई बार पढ़ चुके हैं। मानव शरीर में बड़ी मात्रा में ग्लूकोज होता है। रक्त शर्करा, ब्लड शुगर, ग्लूकोज को ही बोलते हैं। ज़्यादातर शर्करा के रूप में ग्लूकोज ही पाया जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कल करेंगे। बाकी ये 2 चैप्टर हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप न्यू हो तो थैंक यू।